बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मंडी बहाउद्दीन के पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा जुल्फ़कार साहब, वो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और नून लीग के जो रह चुके हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नून लीग की तरफ से वो अफजाल अहमद भट्टी साहब जो है नुमाइंदगी करेंगे। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मलिक फ़ारूक साहब, वो अंजुमन ताजरान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। एजाज़ अहमद जंजुआ साहब जो हैं वो जी मलिक फ़ारूक साहब जमात इस्लामी के भी कारकुन हैं। और साथ एजाज़ अहमद जंजुआ साहब तजिया कार हैं, वो देखें क्या करते हैं, किस पार्टी की तरफ जाते हैं। और साथ पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद अल हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम बात करेंगे महंगाई पर और हुकूमती कारकर्दगी पर। सबसे पहले जो है वो मौका देते हैं, चूँकि हुक्मरान जमात है पीटीआई वाले, महमूद अल हसन साहब, क्या कारकर्दगी रही आपकी इन जो साल गुजर गए इनमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। कारकर्दगी इस हवाले से मैं बात करूँगा कि महंगाई बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप लोग मतलब इसके बाद यही बात होगी कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने पे हमने मतलब मुख्तलिफ उसकी वजूहात जो हैं उनका जिक्र अभी तक कोई बंदा नहीं कर रहा कि इतनी महंगाई हुई क्यों है। आलमी मंडी में तेल जो है जिस वक्त हमारी हुकूमत आई है उससे इस वक्त डबल हो चुका है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें उतनी नहीं बढ़ाई गई जितनी, मतलब पहले इस पे 30% 35% टैक्स था, अभी सिर्फ 6-7% टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से फिर मतलब जाहिर है अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, फिर उस तरह की चीजें आ जाएगी, फिर मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे कि हम पेट्रोल की कीमत कम रख के मुल्क को और कर्जे में डुबोने की बजाय जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मतलब आम आदमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है इस पे लेकिन कोरोना की वजह से, तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में चीजें महंगी हुई हैं। आप बिल्कुल गूगल कर लें, आप सर्च कर लें, पूरी दुनिया में 30-35। बतौर सहाफ़ी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे पता है कि वाकई पूरी दुनिया में ज़ाहिर बात है जब कोरोना के बाद जो है वो एकदम मार्केट खुली है, महंगाई का एक तूफान आया है, इस बात को मानता हूँ। मैंने क्वेश्चन आपसे ये किया है कि आपकी कारकर्दगी इन सालों में क्या रही, वो थोड़ी सी गिनवा दे, मैं लिख लूँ ताकि। कारकर्दगी मतलब करप्शन के खिलाफ जो इमरान खान का स्टांस है उस पर वो मुकम्मल उन्होंने स्टैंड किया हुआ है। सबसे बड़ी कारकर्दगी मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी कारकर्दगी ये जमहूरियत का राग लाते हैं। इमरान खान ने इनको बता दिया, पीछे जो DGISI का जो मामला हुआ है, खान साहब ने बता दिया है कि जमहूरियत क्या है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 3 नाम भेजे, मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और आर्मी ने वो 3 नाम ठीक हो गया जी। एक करप्शन आपने ठीक कर दी, उस पर स्टांस लिया हुआ है, जमहूरियत पे DGISI पे स्टांस लिया हुआ है, और क्या कारकर्दगी है? DGISI पे स्टांस ये तो लम्बे पड़ जाते थे ना, मतलब इनको छोड़ें नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान नहीं, अपनी कारकर्दगी की बात करें। बहुत बेहतरी आएगी जी, ठीक हो गया। करप्शन जो है वो राजा जुल्फ़कार साहब कितनी खत्म होगी, और जमहूरियत पर जो उन्होंने ये जो DGISI उन्होंने कहा कि मैं खुद लगाऊंगा, और यही उन्होंने कारकर्दगी बताई। आप बताइए कि क्या कारकर्दगी रही है हुकूमत की पीटीआई की? ये है कि आप देखें, ये सफ़ा तो गया फट और उससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। अब पहले बात कर लेते हैं, मैं मोंग से आता हूँ तो सारी सड़क जो कीड़े पड़े हुए हैं, खड्डे हैं, वहाँ से गुजरने नहीं होता। फिर ये हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, तो आज ही मुझे एक औरत मिली, उसको छाती का कैंसर है, तो वो कहती है मैं यहाँ इस अस्पताल में जा रही हूँ, आगे पूछे तो वो पैसे कहाँ हैं, मुझे नहीं मिल रहे, मतलब छाती का कैंसर है। ये तो उनकी कारकर्दगी होगी, बाकी भी कारकर्दगी बताते हैं। जहाँ तक इन्होंने करप्शन की बात की है, जब गवर्नमेंट 2018 में आई थी 117वें नंबर पर पाकिस्तान था, अब 124वें पे चला गया। इस साल आप देखेंगे, बाकी ये आवाम को बताने की जरूरत नहीं, लोग हों, बड़े हो, कमीशन हो,
या ठेकेदार है, जो भी जिस महकमे में जाता है, जिस जगह पे जाता है, और उसको भी छोड़ें। करप्शन तो इतनी ठीक हो गई है कि जहांगीर तरीन का 75 अरब, वो 25 अरब में बाबर नदीम, और वो किक्स पैक जो है वो मेट्रो के 17 अरब, मालम जब्बा का केस, और रिंग रोड का जुल्फी बुखारी खान दूसरे का, और इसी तरह आमर कियानी साहब, और अभी इनके ऊपर केस आने हैं। अभी करप्शन की अजब और गजबनाक कहानियां खुलनी है। बाकी रही जहां तक तेल की बात, तो ये देखें, इस अवाम को जो लॉलीपॉप देते हैं सर, धोखा देते हैं, फ्रॉड, झूठ है। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में तेल बढ़ा है, वहां पे इनकम बढ़ी है। वहां पे $50 या 50 कोरोना में इनकम नहीं बढ़ी। मैं उसका भी बताता हूं, मैं वही बता रहा हूं सर, मैंने कोरोना पहले वहां पे लिया है, उसकी सिचुएशन भी देखी है। तो वहां पे 50 यूरो अगर एक दिन की एक मजदूर की आमदन है तो ₹1.37 लीटर का तेल है। वहां पे 10-15 हजार रुपया एक दिन का बनता है। वहां पे ₹5 का गोश्त मिल जाता है। यहाँ मजदूर की 800-900 अगर तनख्वाह है तो 1200-1400 का 1 किलो गोश्त है। इसलिए मजदूर से तो पहले बहुत दूर है, अब और दूर हुआ है। और अब अवाम सड़कों पर जिस तरह निकली, अपोजिशन निकली है, लोग खुद निकल रहे हैं। बिल्कुल राजुल्फार साहब ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर महंगाई है तो साथ में जो फी फर्ज इनकम है वो भी बहुत ज्यादा है। जी भट्टी साहब, मैं एक मिनट बता दूं, उन्होंने पहले उनकी कारकर्दगी सर, पाकिस्तान में जो पेट्रोल है जब आता है तो ₹80 का पड़ रहा है, ₹84 फी बैरल मतलब डॉलर जो है इस वक्त है। तो ₹56 कहां जा रहे हैं? और इन्होंने ₹6-7 जो टैक्स का है, सॉरी सब चेक कर लें, गूगल को छोड़ कहीं पे चेक कर लें, ₹24 टैक्स है। कहते हैं पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग टैक्स नहीं देते सर। ₹24 सिर्फ 1 लीटर पे ₹24 टैक्स काट रहे हैं। और टैक्स का हुकूमत में और नून लीग के दौर हमारे दौर में ₹145 ₹145 उस वक्त फी बैरल डॉलर ₹145 था। ₹80 पे है। हमने फिर ₹109 पे था, आप 140 है तो ₹39 पे चल गया, सिर्फ $84। व्हाट इज दिस? क्या आवाम पागल है, लोग पागल है यार। अब और तीसरा क्या था? बट्टी साहब, कितनी तब्दीली आई, कितनी तब्दीली आई? आपने प्रोग्राम में मदू किया। बाकी रह गई बात कारकर्दगी की पीटीआई की, तो वो तो आप पूरी आवाम को बिल्कुल सर्वे कर लें, पता करवा लें कि जो कारकर्दगी है वो पूरा पाकिस्तान जानता है, हम जानते हैं। एक मिडल मैन से लेके गरीब बंदे, झोपड़ी वाले, रेडी वाहन, सबको इस बात का पता है कि इस हुकूमत ने जितनी महंगाई कर दी हुई है, लोग खुदकुशियाँ कर रही हैं, जीना हराम हो चुका है। सड़कों और खुशहाली का जो नामो निशान नहीं है, सड़कें उखाड़ दी गई हैं, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो तेल जब 1-2 रुपया बढ़ता था तो उस टाइम वज़ीर आज़म जो मौजूदा है इमरान खान न्याजी, वो कहता था कि जो जब तेल की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म चोर है। और देखें अब वो वज़ीर आज़म जो दूसरों को चोर कहता था, अब वो 10 रुपये, 12 रुपये, 5 रुपये, 6 से कम बढ़ाता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चोर वो क्या 40 चोर जो कहते होते हैं, अली बाबा चोर, वो इमरान खान न्याजी है। और उसने इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इस मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब मेरे ख्याल में जो भी आज ना ये तरले तो कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के कि आप हुकूमत में आए, लेकिन यकीन माने जिस तरह जो हालात पैदा कर दिए गए हुए हैं ना, इसमें अब कोई भी आएगा ना उसके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। मेरा रोना और इस आवाम का रोना एक जैसा है, मैं भी उस रोने में शामिल हूँ, क्योंकि मुझे भी डेली जो है ना 140 रुपये लीटर तेल डलवाना पड़ता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी हुई है कि चीनी लोग कतारों में ले रहे हैं, 150 के ऊपर जा चुकी हुई है। मकसद ये है कि इस हद तक जो है ना वो जुल्म हो रहा है, तो इस जुल्म में भी अगर कोई इस हुकूमत को डिफेंस कर रहा है, महमूद अल हसन साहब की बड़ी हिम्मत है कि वो अभी भी अपनी हुकूमत को इस जी महमूद अल हसन साहब की बड़ी हिम्मत है। जी मलिक फारूक साहब, आप क्या कहते हैं? हुकूमत जो है वो तब्दीली लाने में कामयाब हो गई अपने मकसद में, अज़ाइम में? ये जो 3-3.5 साल गुजर गए हैं, क्या बेहतर कारकर्दगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 94 न्यूज़ मलिक ज़ुबैर रऊफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत अहम इशू पे हमें बुलाया है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फोकस है महंगाई है। सर मैं इशारियों की बातें नहीं करूँगा, मैं एक सादी पब्लिक की बात करूँगा। हम चलते हैं बुनियाद से। हमारे ये देखें, ये जो हमारे तब्दीली वाले साहब आए थे, इन्होंने बुनियाद कहाँ से रखी? मुझे बताएं। एक बंदा जो नाच गाने से अपनी बुनियाद स्टार्ट करता है, जो कहता है कि जनाब मेरे आने से करप्शन खत्म हो जाएगी, मेरे आने से अरबों रुपया डॉलर आएंगे, अरबों डॉलर आएंगे। मुझे बताएं,
अब वहीं से स्टार्ट होता है। जिस शख्स को खातून नबीयीन कहने आता, जो बेनमाजी है, वो क्या मुल्क के लिए हमारे बेहतरी करेगा? मुझे बताएं, वो शख्स सुनामी की बात करता था, आज महंगाई का सुनामी आम है। वो शख्स किन किन चीजों की बातें करता था, आज वही चीजें रिपीट हो रही हैं। इसके मैं ये कहता हूं जनाब, हमारे ये भाई पीटीआई साहब के बैठे हैं यहाँ पे, आप यकीन करें, आप लोग गुनाहगार लोग, आप शामिल हैं इस सारी महंगाई में। आम आवाम देखे बेचारे महंगाई के पीछे रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। अगर कोई आम आदमी गरीब कोई महंगाई की बात करता है, आप कहते हैं कि यार ये कैमरे के सामने आके रोते हैं, मुंह बनाते हैं। अगर कोई आपको कहता है अवाम खुदकशी कर रही है, आप कहते हैं ये होगा, खुदकशी तो होगी। सर देखें, ऐसा नहीं चलेगा। हम इमरान खान साहब और इसको वोट देने वाले और जो इनको लाने वाले हैं वो मुजरम हैं। वो हमारी जो मुस्तकबिल के हमारी ख्वाहिशात थी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल के रास्ते गुम करने वाले ये लोग हैं, इमरान खान है। आप देखें इनको, अब ये कहते हैं कि हमें 2 साल और करने दीजिए। सर कैसे, क्यों? मैं अगर हमारे बस में हो, अवाम सड़कों पे बिल्कुल आए, इनको बिल्कुल एक दिन भी नहीं देना चाहिए। ये पहले कहते थे जो पेट्रोल है 45 होना चाहिए था, 45 रुपए, आज ये 45 रुपए क्यों नहीं कर रहे? ये बिजली के ये देखें क्या रेट बढ़ा, इन्होंने बिजली के बिल जो है अवाम के ऊपर एक बिजली की मान जो है गिरा दिए हैं। इनको एहसास ही नहीं इस बात का, इनको एहसास करना चाहिए। खुदारा मैं ये समझता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात सलामी जो है उनका रोल ये होगा, 31 अक्टूबर को एक जो है इमरान खान साहब से हम जो 1 करोड़ का उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, वो हम इंशाल्लाह लेने आ रहे हैं। जो और हम पूछेंगे वो 1 करोड़ नौकरियां किस तावीज में हैं, और हम 50 लाख घरों का हम पूछेंगे वो किस मनके में है। जी इजाज़त है मैं जंजुआ साहब, ये फरमाइए जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको गुमराह किया, आपने नौजवानों को गुमराह किया। मलिक साहब जी, इजाज़त जंजुआ साहब, आप क्या देखते हैं कि जो तब्दीली के वादे किए थे, कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए थे, फूड कम मिलने के वादे किए थे, क्या वो सारे पूरे हो गए 3.5 साल में या 1.5 साल में मुकम्मल कर ली जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 94 को और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हमेशा अवामी मसाइल पे बात की और हमें मौका दिया। आज मैं बतौर तजियाकार तो नहीं, क्योंकि ये तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान और हुकूमती नुमाइंदगान बैठे हैं, अवाम की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं। मैं आज अवाम की शक्ल में इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। तो गुजारिश ये है कि अवाम का इतना सवाल है कि ये पेट्रोल की, गैस की, ये सियासी बातें सारे करके, सारी पार्टियां करके, जो पाकिस्तानी अजनास हैं, मेरा पीटीआई से सवाल है, उन पे तो टैक्स नहीं बैरूनी मुल्क में लग गया, उन पे तो डॉलर का कोई मसला नहीं आ गया। गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है, चावल पाकिस्तान में पैदा होता है, सब्जियां पाकिस्तान में पैदा होती हैं। उनको महंगाई, उनका महंगा होना इसकी मुझे समझ नहीं आती। मेरी नज़र में ये लूट मार का, करप्शन का ही इंडिया है कि जब से ये हुकूमत आई है इसके पास ना तो कोई प्लान है। महंगाई, ये रेट जो है ना, रेट बिजली का, ये पेट्रोल का बढ़ जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ना तो पाकिस्तान में रोजगार के मौके हुए, ना आपने कोई प्लानिंग दी, ना ही कोई बेरोजगारी के खात्मे के लिए कोई तरीकाकार इख्तियार किया। उल्टा जो मुलाजमीन थे उनको भी आपने निकाला, कारोबार आपने बंद कर दिए, अफसरान ऐसे लगा दिए कि उनके जिम्मे सिर्फ एक ड्यूटी है कि आप माल इकट्ठा करके हुकूमत को दोगे। तो वो कहाँ से प्लानिंग करेंगे, वो कहाँ पे मतलब डेवलपमेंट करेंगे? जब डेवलपमेंट नहीं होगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो आवाम तो ऐसे चीख रही है। मैं तो आज ये कहता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत को या तो चले जाना चाहिए, या कम अज कम एक ऐसी टीम जो सुपरविजन डेवलपमेंट की कर सके, पाकिस्तान में रोजगार के मौके फराहम कर सके, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा सके जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपके पास IMF के जो मशीन है, अरे सुनिए सर, उसमें जो IMF के लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा समेटने आए हैं, आप उनके आलाकार बने हुए हैं। खुदारा पाकिस्तान के बारे में भी सोचिए। आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब, आपसे भी गुजारिश है कि ये पाकिस्तान हमारा है, अवाम का है। ये सारे के सारे पार्टियों के लीडरान और क्यादतें, इनके असास से, इनकी जायदादें, इनके बिजनेस तो बाहर के ममालिक में है। इन्होंने हमें छोड़ के चले जाना है। आज आके ब्रिगेडियर से नीचे के लोग और आम फौज के जो छोटे सिपाही हैं, मेजर तक हैं या अवाम, इसने पाकिस्तान में रह जाना है। आज पाकिस्तानी अवाम को भी ये पैगाम है
अपने हकूक़ के दिफा के लिए सड़कों पे आइए, एहतजाज कीजिए, अपना हक छीनने के लिए बाहर निकलिए, वरना यकीन कीजिए कि आपकी दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में आप सिर्फ कुर्बानी के बकरे बने रहेंगे। आप जो मजदूरी करेंगे कमा के इन फरोनों को देते रहेंगे, खुद भूखे मरते रहेंगे, खुदकशियाँ करते रहेंगे। ऐसे मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सालमियत में बहुत बड़ा सवाल जी। महमूद अल हसन साहब, जंजुआ साहब अभी भी आपसे पुरुमीद हैं कि 3.5 साल गुजरने के बाद अभी भी वो ये सोचते हैं कि आप मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। इनके बारे में सोचना चाहिए, इनको ओहदा दे दें तो ये आपकी मदद करेंगे। असल में बात यह है कि मेरा एक छोटा सा सवाल है इन अपने अपोजिशन वाले भाइयों से कि आप हैं किधर? अभी भी दूसरा बात करने दें। मैं मानता हूँ महंगाई हुई है, उसके सर्कमस्टांसेस पे हमने बात की है कि महंगाई का छोड़, महंगाई को छोड़े, बात सुने। सवाल ये है कि जिस IMF के खिलाफ अब ये लोग बातें कर रहे हैं, उस IMF के पास पाकिस्तान को गिरवी किसने रखा है? पहले उससे कर्जे आपने 2 साल पहले कर्जे लिए, उन्हें हम जवाब दे दें कि हम आपको पहले जो आते थे वो भी जवाब नहीं देते थे। उनकी बात सुन ले, उनका मौका दे, बात सुन ले जी, उनकी बात सुन ले, उनका जवाब देंगे हम। बात सुने, महंगाई को छोड़ें आप। ये देखें, आपने करप्शन खत्म करने की बात की थी, कौन से दायरे में आपने खत्म कर दिया? हर दायरे में आपके कौन सा दायरा ठीक कर दिया? 11 गुना बढ़ा दिया। नहीं, कोई ठीक होगी तो बता देना, आवाम को पता लग जाए। शुरू करूंगा, इमरान खान के ऑफिस में करप्शन नहीं है। बात सुने, ठीक है, इमरान खान के ऑफिस में करप्शन नहीं है। सुने, बात सुने, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये इनके भर्ती किए हुए लोग हैं। अच्छा। वो चीजों को खराब करने की कोशिश, हर वक्त 24 घंटे वो इसी चक्कर में देखते थे, वो कहते थे हमने इमरान खान को अच्छा, ठीक है। जो आम आदमी है उसको क्या गर्ज है इमरान खान के ऑफिस से या वो जो वजीर आला का ऑफिस है? नहीं, देखिए, उस आम बंदे की अपने महल से पार्लियामेंट जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, अच्छा, 55 रुपए अच्छा, बात सुने, जो आम बंदा है बेच के IMF से पहले कर्जे किसने? अच्छा, मैं क्यों लिए? अच्छा, आप लोगों ने कर्जा नहीं लिया? बिल्कुल लेने पड़े हैं, किसने इनकी हरकतों की वजह से लेने मलिक साहब ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं इनको जवाब देता हूँ, क्योंकि इनसे पहले हमारी हुकूमत थी और मैं इनको जवाब देता हूँ जी। IMF जो आप कहते हैं कि हमने कर्जे ना लेने का, आपने जो स्टेज पे चढ़ के वादे किए थे आवाम से कि हम जो है आखिरी दिनों में बात सुन लेना, सर बात सुन लेना। अब मेरी बात सुन ले मलिक साहब, मैं ये कहता हूँ कि क्या उस वक्त आपको या PTI के लोगों को ये पता नहीं था कि IMF जो कितने कर्जे में है, कितना पाकिस्तान डूबा हुआ है? तो उस टाइम आप जो दावे करते थे वो क्यों करते थे, किस बेस पे? आपके जो वजीर आजम है वो ये कहते थे कि मेरे पास एक ऐसी टीम है जो कि इंतहाई नाकस और मैं कहता हूँ कि जहलाना टीम थी, जिसकी वजह से वो दावे करते थे कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम है जो आएगी और वो एक चुटकी के जो है, वो एक चुटकी का जितना टाइम लगता है ना, इतने टाइम में वो इस मुल्क की मुआशरत को मजबूत। अच्छा, महमूद अल हसन साहब, मजीद और कितना मौका मिल जाए तो आप मुल्क को ठीक कर देंगे? इंशाल्लाह मौका अवाम ने देना है और क्योंकि एक बंदा भी बाहर नहीं निकला अभी तक। कोई बंदा आपने बाहर निकल लाखों निकले, एक वाकई अच्छा निकलेंगे जी, नौकरी पर कुछ नहीं आएंगे। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अवाम इन पे दोबारा एतमाद करेगी जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि आपको पता है कि पहले भी इनके पास सीटें थोड़ी थी
और जहांगीर तरीन साहब ने लोगों को तोड़ा, फिर कराची में जिस तरह 14 MQM के साथ हुआ और बहुत सी चीज़ें। फिर आपको याद होगा कि हनीफ अब्बासी और दूसरे उनके इलेक्शन ही उनको ना लड़ने दिए और वो बाद में हुए ताकि उन्होंने जीत जाना था। एक बड़े तरीके से सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो बनाएगी। फिर आखिरी दिन जो सिस्टम बैठ गया था उसमें जो कुछ किया गया, फैसल साले आता है और दूसरे लोगों 7,000 से जीते हुए थे, उनके अभी केस हैं, वो वोट ही नहीं निकलते। कासिम सूरी साहब के 56,000 वोट, जो डिप्टी स्पीकर साहब है वो बोकस निकले लेकिन वो फिर स्टे पे चल रहे हैं। फैसल वाडा का दूसरी दफ़ा देखें, वो पहले से 6ठे नंबर पर आ गए। नेशनैलिटी का मसला था और ये इंसाफ तरीके इंसाफ नहीं करती, उनको सेनेट की सीट दे दी। बाकी जिन लोगों को जिन हाँ देखें आप भी कहते, अच्छा वो तो छोड़े ना। अच्छा फिर ये कितने झूठ इस अवाम को जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया। करोड़ नौकरियां, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, 50 लाख घर लोगों के घर छिन गए, लोगों के पास खाने के लिए अब नवाला नहीं है। फिर चीनी में जितनी, आप यकीन करें पहले 2 सालों में जो पीटीआई ने करप्शन की है वो पिछला जो पीटीआई पे दौलत लगी थी, और ये जो साल था इसमें अगले इलेक्शन के लिए कमा चुके हैं। मतलब पीटीआई के लोग अमीर हुए हैं, पीटीआई वाले सच कहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भूख नहीं है। इस अवाम को, इस मुल्क को उन्होंने सबसे ज़्यादा लूटा है। ठीक है, अब मसला यह है कि अवाम की ये बात करते हैं। अवाम क्या, ये हमारे कैमरामैन बैठे हैं, दूसरे बाहर लोग हैं, हर आदमी को पता है ना, ये खुद डिफेंड नहीं कर सकते और ये करेंगे हमारे सर। इनका एमपीए एमएनए अगला इलेक्शन किस तरह लड़ेगा, वो लोगों में किस तरह जाएगा अगर कोई महंगाई नहीं है। और एक और बात बताऊं, परसों आईपी की सर जो रिपोर्ट वजीर आजम को मिली थी, 74 एमएनए जो बस इंतजार कर रहे हैं। अब 2 खतरे हैं। मेरी कल परसों एक वजीर से बात हुई पीटीआई के, तो कहते हैं राय साहब अभी क्या करें, 2 मसले हैं। एक तो चंद दिन इसलिए रहना चाहते हैं कुछ देर ताकि हमें कुछ फंड तो मिले अगले इलेक्शन में जाना। दूसरा हमें ये खौफ है, ये डर है कि ये केस न हम पर कर दें, ये भी प्रॉब्लम। शेख रशीद साहब मैच देखने क्यों चले गए हैं? शेख रशीद साहब जब से पैदा हुए मैच ही तो देख रहे हैं। इस मुल्क को उन्होंने खेल बना दिया, मैच बनाया हुआ है, वो बातें करते हैं प्रैक्टिकल सारी चीजें। अच्छा, और आपको याद है शेख रशीद साहब कौन है? असल में वो इमरान खान साहब को क्या कहते थे? इमरान खान साहब को क्या कहते थे? भैंसों का दूध पीने जाते हैं वो। यार क्या ये देखे, इस मुल्क की वजारत में बात भैंसों की हो रही है, अंडों की हो रही है, गड्ढों की हो रही है जी, हद हो गई है वैसे। सर मैं एक बात कहूँगा कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी ना, उस पे कुछ ना लोगों के यकीन माने कि ये था कि शायद इस मुल्क में बेहतरी आ जाए। हालांकि बेहतरी नवाज शरीफ के दौर में ही थी और अब अवाम अपना सर पीट रही है और पीटीआई के बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे डिफेंस करते थे, आपने भेजा था सर मेरे पास। मेरी बात सुनिए राजा साहब, कल ना इनका एक वजीर था पीटीआई का, वो कह रहा था कि महंगाई से अवाम को फायदा हो रहा है। अब देखें, महंगाई से अवाम को फायदा नहीं, पीटीआई को हो रहा है क्योंकि तेल पे जितना टैक्स, वो स्टेट बैंक वाले को साथ थे, वो कह रहे थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा हो रहा है। मैंने पहले बताया सर, इतनी अहमकाना इनकी सोच है इनके वज़रा की, और इतनी ये नाकस और नाअहल हुकूमत है कि वो महंगाई को भी अवाम को फायदा में काउंट कर रही है। देखिए, पाकिस्तान को अगर बचाना है ना तो नवाज शरीफ को लाना है, बुला ले वापस बुला ले, वरना जिस तरह जो हालात पैदा हो चुके हुए हैं, जो हालात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया हुआ है, गड्ढे में फेंक दिया हुआ है, और उसके लिए अब नवाज शरीफ का आना बहुत जरूरी हो गया और इंशाल्लाह नून लीग होगी और नून लीग ही इस मुल्क की माशरत। याद है जंजुआ साहब, ये जो धरने वगैरह शुरू हो रहे हैं, क्या कोई जो है ग्रीन सिग्नल जमातों को मिल गया है? को अंपायर की उंगली का कोई इशारा सामने आने वाला है? गुजारिश ये है, एक तो इस प्रोग्राम से पहले भी मैं एक प्रोग्राम में अर्ज कर चुका हूँ कि जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है ये अवाम को तबाह करने का मूजब बना है, मुल्क की मईशत को तबाह करने का मूजब बना है। अब ये जितने भी एहलकार होते हैं, सरकारी मिनिस्टर, MP, MNAs, अरबों रुपया तो ये खा जाते हैं, काम जीरो का नहीं है। ये दलालों को पैसे इतने दिए जा रहे हैं, इनके जो एजेंट्स हैं उनको इतने पैसे लग रहे हैं, गरीब आवाम तो मरेगी। एक तो ये बात होगी, आज गरीब ने तो मरना है, अगर उसने भूख से मरना है या गोली खा के मरना है, नहीं मर रहा है। जब मौत यकीनी हो गई है कि हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हमने खुदकशी करनी है, बजाय इसके कि हम कसम परसी की हालत में मरे, क्यों ना हम सड़कों पे निकल के मुकाबला करके बंदूक की गोली खा के मर जाएं। ये अगर चाहती है हुकूमत, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक चीज़, दूसरे नंबर पे मुझे खुदा न खासा एक खदशा नज़र आ रहा है। मैं ये कहना तो नहीं चाह रहा था, एक क्योंकि तमाम फैमिली काबिल एहतराम होती हैं, लेकिन एक न्याजी ने 71 में भी एक किरदार अदा किया था कि जनाब मैं हाथ बांधता हूँ, ये पिस्टल लें और आप ये ले लें मुल्क। मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे ना हो जाए
कि ये न्याजी आई है आपको कहे कि मैं चादर अपने कांधे पे रखता हूँ, आप मुल्क को संभाले। मैं वो स्टेज जी मलिक साहब, मलिक फारूक साहब मौका दें मलिक फारूक साहब, मलिक फारूक साहब बात सुने, क्वेश्चन ले लेना। एक जो आम बंदा होता है उसको हुकूमत से क्या चाहिए होता है? सर देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा। पहली बात ये कि जितनी भी 70 साल से जो लोग हुकूमतें करते आ रहे हैं, हर हुकूमतों के करप्शन के उन पे इल्जाम लगे हैं, करप्शन से निकाला गया है। मैं ये कहता हूँ, अवाम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने देखें तब्दीली वालों को वोट देने की कोशिश की, हमें पता है वोट नहीं दिया गया, फिर भी वो लाए गए। लेकिन हम चाहते हैं कि जमात इस्लामी को आप एक दफा आजमाएं, उनको इंशाल्लाह जो सादक और अमीन जमात है उनको सामने लेके आए। इंशाल्लाह ताला हम ये मुल्क के जो अंधेरे हैं वो दूर करेंगे। हम देखें हमारा जो इंशाल्लाह दीनी निज़ाम होगा, हमारा रियासत मदीना का निज़ाम होगा, हक सच की बात होगी। हमने देखे हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमारी गाड़ियों पे झंडे लगे। एक मिनट ब्रेक कीजिए। जमात इस्लामी कब तक हुकूमत में आ जाएगी? ये जमात इस्लामी सारे वोट लेके या हमें दे देगी या उनको दे देगी। सर देखिए आप जमात इस्लामी ये हमारी तरफ इशारा कर रही है, हमारी तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब मुझे मौका देते, इनको पता चल चुका है। हमने मेरी बात सुने, आपको पता चल चुका है भट्टी साहब, हमने हमेशा जमहूरी लोगों का इसलिए साथ दिया है कि इसलिए साथ दिया कि यार मुल्क सरवाइव कर सके। आपने दोनों का वैसे तो हम ये कहते थे कि चले यार अगर अवाम ने इनको चुना है तो हम इनको मौका देते हैं। सर हम अवाम के साथ हैं, अवाम हमारे साथ है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम के साथ हैं। मैं एक सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि जनाब गुजारिश है तमाम पार्टियों के आगे, अरे सुने तमाम पार्टियों के आगे गुजारिश है, कोई कहता है नून को हुकूमत दी जाए, पीपल पार्टी को दी जाए, जमात इस्लामी को दी जाए, अवाम को क्यों नहीं दी जाती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट डालती है, तराजू को निकलता है, बैठ के निकलता है, अवाम वोट डालती है, तराजू को निकलता है। नवाज शरीफ ने जो नवाज शरीफ का जो नारा है वोट आप हमारे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ वही अवाम का नारा है, मेरी बात वही अवाम का वोट। अरे सुने सर हमारी ये है बैलेट पेपर पे ये छापा जाए ना कि ये हमें कैंडिडेट पसंद कोई नहीं है, नून का पीटीआई का सबका हो ना, अवाम अगर उनको वोट नहीं देना चाहती, अवाम तो मर गई। सर अवाम उनको देना है, किसी को तो देना है ना। अगर अवाम के पास ये चॉइस हो कि हमें इन कैंडिडेट्स में से कोई पसंद नहीं टिकट होल्डर में से, तो गुजारिश ये है कि ये क्यों नहीं लागू होने देती पार्टियां, इस वजह से नहीं होने देती कि इनके जो कैंडिडेट जो करोड़ों रुपया देकर टिकट लेके आते हैं, इन्होंने तो इनको जितवाना है। लिहाजा जब ये अवाम के हाथ में फैसला दिया जाएगा कैंडिडेट्स का, उस वक्त ये हुकूमत संभलेगी। और पाकिस्तान की अवाम पार्लियामेंट में जब अवाम का बंदा जाएगा तो वो बात करेगा इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर नहीं, अवाम में शऊर बेदार होगा, इन तमाम पार्टियों को रिजेक्ट करेंगे और जमात इस्लामी को इंशाअल्लाह बदसर इक़्तिदार लेके आएंगे। महमूद अल हसन साहब इंशाअल्लाह। महमूद अल हसन साहब ये बताइए, ये फरमाइएगा कि तकरीबन 70% आम अवाम है, आम अवाम का वोट होता है जिससे कोई भी जमात जो है हुकूमत में आती है। एक आम बंदे को हुकूमत से क्या चाहिए होता है? एक आम बंदे को हुकूमत से मतलब डेवलपमेंट चाहिए है, सड़कें चाहिए है, उन्हें मतलब सस्ती खुराक चाहिए है, रोजगार चाहिए है, उन्हें घर चाहिए है, मतलब जब नवाज शरीफ सड़कें बनाता था तो कहते थे सड़कों में देखे नवाज शरीफ की कौन सी सड़क ठीक है सर? बता दें मुझे। अभी डेवलपमेंट हो रही है। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा आप यकीन करें ग्रामीण की हालत कहती है सराय 6 अरब का वो सी पैक और भाई रसूल से आगे आपके एमएनए का यार आप इधर जाए खत्म हो जाता है, जिधर भी जाए ऐसा बुरा हाल है, लोग परेशान है। यकीन करें लोग मैं खुशियां करना चाहते हैं लेकिन आप इस सवाल का जवाब दे दें। आप इस सवाल का जवाब दें। आम बंदे को हुकूमत से क्या चाहिए? अगली हुकूमत बात करें ऐसे कोई नहीं, ये मछली मंडी ना बनाए, ये इसको पार्लियामेंट हाउस
उसका आपने अपनी हुकूमत की तरह जब से पीटीआई आई है उन्होंने मछली मंडी आम बंदे को हुकूमत से क्या चाहिए? आम बंदे की ज़रूरत वो है उसकी बुनियादी ज़रूरियात, और उसकी बुनियादी ज़रूरियात में उसकी खुराक आती है। जो सबसे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर आवाम है उसे खुराक की और हेल्थ की ज़रूरत है। ये चीज़ें आवाम की बेसिक चीज़ें हैं जो देखे ना, इन्होंने आगे बात की है कि हमने सड़कें आवाम की ज़रूरत होती है। जब सड़कें नवाज शरीफ बनाता था तो ये कहते थे कि हुकूमत सड़कों से नहीं चलती ना सर, नहीं सर, जितनी नवाज शरीफ के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई, नवाज शरीफ के दौर में आज तक ना फैसलाबाद बन चुका। ठीक है, लोगों ने, लीडरों ने वादे किए थे मंडी बादुन को बनाया जाएगा, हमें मायूस किया है। जो पीटीआई बंदा सालन से आता था तो वो थक जाता था, वो अब देखे सालन से जब यहाँ मंडी तक आए तो आराम से आता है। बल्दियाती इलेक्शन करवाए ना, ये क्यों नहीं करवाना चाहते? इनका एक वोट भी नहीं मिलेगा गलियों में। आपने भाग नहीं किए, ये भी आई है पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग उनको इख्तियार नहीं दिया। चाहते हैं कि पहले भी उनको आपने नहीं किए, पहले भी उनको आपने सर देखिए मलिक साहब देखिए, आपको आवाम से माफी मांगनी चाहिए और इखलाकी तौर पे आपको हुकूमत से इस्तीफा दे देना चाहिए और जितने आप रात को वापस बुलाएं, ये माफी मांगेंगे, जरूरत है नवाज शरीफ आएगा, लेकिन आप इंतकाम छोड़ दें, इंसाफ करें, फिर नवाज शरीफ आएगा, हम नवाज शरीफ को लेके आएंगे। अच्छा राजा जुल्फकार साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, इसका जो आप जुल्म अवाम पे क्यों कर रहे हैं? आप नवाज शरीफ की वजह से हमारे पे महंगाई की सूरत में आप भी उनका पासपोर्ट नहीं बनने दे रहे, एक वादा पूरा करते जो आपने खुदकशी का वादा किया था, खुदारा वो पूरा करते। हम इंतजार में हैं। यहाँ पे इतने हराम काम हुए, कौन हराम हो जाए? जी राजा जुल्फकार साहब, इंटरनेशनल लेवल या जो मुल्की लेवल है उससे नीचे आए, मंडी बहाउद्दीन की बात कर लें तो इन 3-3.5 साल में मंडी बहाउद्दीन पेरिस बना दिया, क्या कर दिया मतलब है पीटीआई ने? देखिए मंडी बहाउद्दीन तो ऐसा है कि हम सब का तल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है और मंडी बहाउद्दीन की हर चीज़ का सबको पता है, हर चीज़ पहले से ख़राब हुई है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ सियासत से थोड़ा सा हटकर भी, कि हम पिछली हुकूमतों पर जो तनकीद करते थे, जब से ये हुकूमत आई हम वो भी भूल गए। इन्होंने हर वो काम, अच्छा इमरान खान साहब को वाकई जंजुआ साहब दुरुस्त कह रहे थे कि अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हर वो बात, हर जो इन्होंने बात की, हर जो नारा लगाया, आपने मंशूर में कहा, उससे बरक्स किया, उससे उल्ट किया। मतलब कोई चीज भी, आपने नौकरियां देख ली, उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 1.5 करोड़ लोग निकले, उन्होंने कोरोना पूरी दुनिया में है। अच्छा और एक और बात बता दूं कि दुनिया की मैशत बिगड़ी, डॉलर की इंडिया में मलिक साहब, इंडिया में 75 रुपए का डॉलर है, एक डॉलर के 75 रुपए है, बांग्लादेश में 80 रुपए है। और मैंने पहले कहा कि दुनिया से बाहर जो लोग रहते हैं, अब आप लोग नहीं बना सकते। मसला सिर्फ यह इनसे मैनेज नहीं हो रहा। फिर आप देखें ना, इन्होंने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, असद उमर साहब ने कहा था, 6 महीने ये नहीं गए, ये इनकी गलती थी। उस वक्त पहले चले जाते तो ये इतना खला ना आता, तो इनको एक स्पेस मिलती, मतलब इस तरह इतनी महंगाई होनी नहीं थी इनकी। फिर 1 घंटा पहले, 1 घंटा इमरान खान साहब को नहीं पता था कि मैंने असद उमर को हटाना है, हटाना पड़ गया। फिर दूसरे शेख साहब आते हैं, कहते हैं जी इनके पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है वजीर खजाना, जब वो चले जाते हैं फिर उन पर डाल देते हैं। इसका मतलब पिछली हुकूमतों पे आप फजूल डाल देते। अब इनका पता नहीं कल क्या अंजाम होगा, लेकिन चले बड़ी मुश्किल से अयूब अफरीदी साहब से उन्होंने रिजाइन कराया, तो उनकी जगह पर अब वो सीनेटर बनेंगे, मतलब शौकत तरीन साहब जो हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या पाकिस्तान को फिर भी वो किस्तें नहीं मिली। फेवर्ट का जो पिछले 3 दिन आज मेरे शायद आखिरी दिन इजलास था, फिर ग्रे लिस्ट से वापस आ रहा है, नहीं आ रहा। और सिर्फ ग्रे लिस्ट में डला वो किसकी हुकूमत में? आप लोगों की कताइयों से, गलतियों से, नाअहलियों से, नाकामियों से,
दुनिया सब से आप जानते हैं आपने, क्योंकि आपने कहा 16-17 पदों से ज्यादा कैबिनेट नहीं होगी का आपने 56 लोग उसमें डाले और फिर तब्दील कर करके, अच्छा आपने, और फिर गैर इलेक्टेड लोग इतनी ज्यादा आपने जी। जो आप लोग देख रहे हैं बैठ के, मलिक नदीम साहब, अलहाज खालिद जवेद साहब, एहतशाम अली जंजुआ साहब काफ़ी देर के कमेंट्स कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब, सदर अंजुमन ताजरान और दूसरे साहब, तमाम साहबान का शुक्रिया। अहमद रज़ा जंजुआ साहब और जितने भी दूसरे तसद्दुक़ रियाज साहब देख रहे हैं, सबकी मेहरबानी, शुक्रिया। आप लोगों से भी एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि PTI की हुकूमत कितने फ़ीसद कामयाब रही, कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि बेहतर रही? इनसे भी यही क्वेश्चन दोहराऊंगा। जी बड़ी 4 दिन पहले का सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 10 सेकंड में एक सर्वे बता दूं। 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जो सर्वे आया नया, उसमें जो मुख्तलिफ सवाल है, आप यकीन, पिछली दफा जो जुलाई में आया था उस वक्त 60% लोग कह रहे थे कि हुकूमत नाकाम है, 80% कारकर्दगी की तो 80% नाकाम अवामी ना करें। और ये अभी ये 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा, इससे पहले यानी 4 से 11 अक्टूबर तक का जो सर्वे हुआ है सर, देखिए कारकर्दगी की तो आप बिल्कुल इमरान खान साहब कहते थे सुनामी, आप मुल्क में सुनामी आ गई, तबाही आ गई, बर्बादी आ गई। मैं ये समझता हूँ कि कारकर्दगी तो पूरे मुल्क के सामने है, जितनी महंगाई हो चुकी है उसकी तो आप बात ही ना करें। देखिए ना, ये जो ये हुकूमत है ना, ये एक फिल्म है और ये सिर्फ एक वो रोल अदा करती, प्लीज धोखा, ये सिर्फ वो रोल अदा करती जो एक फिल्मों में नेगेटिव रोल नहीं होता। यकीन माने इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत का नेगेटिव रोल है और उसको एक जरा बराबर भी अवाम से कोई सरोकार गरज नहीं है। ये बारी बारी अपने वज़रा की जेबें और बैंक बैलेंस को भर रहे हैं, एक को भरा देते हैं, फिर उसको उसका इस्तीफा दे देते हैं, फिर दूसरे का ऐलान कर देते हैं, चंद माह बाद फिर उसको ले आते हैं। सर यही इन्होंने टोपी ड्रामा बनाया हुआ है सारा, और 3 साल 3.5 साल के राउंड अबाउट हो चुके हैं। देख लें कि एक वजीर कितनी बार आया, कितनी बार उससे इस्तीफा लिया गया। इनके पास सिर्फ सवाए इस्तीफों के और वज़रा को चेंज करने के कोई प्लान नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है। मंडी बौद्दीन की क्या हालत, मंडी बौद्दीन क्या हालत की है, पेरिस बना दिया सर। मंडी बौद्दीन को जिंदगी में मैं जब से होश संभाला है इतने खंडरात नहीं देखे जितने मंडी बौद्दीन में इस टाइम मौजूदा खंडरात को बना दिया गया। सर देखिए डेवलपमेंट ऐसे वो भी ड्रामा कर रहे हैं, 2 हफ्तों में काम हो सकता था, उन्होंने जानबूझ के लेट कर रहे हैं, लोगों को पता चले काम हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो 10 दिन का काम था, 4 महीने। मुझे जवाब देने दें, मैं इनकी डेवलपमेंट बता दूं, इन्होंने 10 सालों में एक रोड को स्टार्ट करना है, उसके हाथ में नहीं, उन्होंने तो 2 सालों में मेट्रो खड़ी कर दी, उसको उसकी मिट्टी को जो है ना वो जाके कहीं और बेच रहे हैं, उसके पत्थर को कहीं और बेच रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है जी। यहाँ पे करप्शन की इंतहा हो रही है। मेरी बात तो सुन ले प्लीज। कल मैं कचहरी में काफी वकला के पास बैठा हुआ था, वो भी ये कह रहे थे कि कोई भी ये मंडी बौद्दीन के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। आप वर्कर हैं, आप इसमें आवाज उठाएं। यकीन माने इस टाइम सबसे ज्यादा जो इसमें जो करप्शन हो रही है ना इस सड़क में, वो ये है कि जो पत्थर उठा के ले जा रहे हैं वो कहाँ पे बेच रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ये मैं बता सकता हूँ, मुझसे सवाल करें मैं उसका जवाब भी दूंगा। नहीं मैं सर वो इस पे प्रोग्राम रखेंगे और उसके मैं सबूत लेके आऊंगा। वो जाती है ये बातें प्रोग्राम अगर आपके पास सबूत है बिल्कुल है सर। ये आप एंटी करप्शन ना बोलने दे रहे हैं, आवाज उठाने दे रहे हैं। अगर महंगाई का तो आप गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। अगर नूर महंगाई के लिए निकल रही है तो आप गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। देखिए महमूद हसन साहब की बात करते हैं, आप किसी को आवाज उठाने नहीं देते, आप गिरफ्तारियां करवा देते हैं। अभी मुझे क्या पता कि मैं बात नहीं करवा, मुझे गिरफ्तार करवा। आपके बात की किसी को समझ नहीं आ रही। 1 मिनट जी, मंडी में आपने बहुत टाइम लिया। मेरी बात सुनेगी, यहाँ मलिक साहब बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखें
आपने हमारी सड़कें तो पता नहीं कब बनानी है। खुदारा ये जो खड्डे बने हुए ना हमारे सड़कों के, यार ये तो भर दे। ये सर कब भरेंगे? अपने राजा साहब प्लीज सर, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज बच्चे जो रक्षों में स्कूल जाते हैं वो गिरते हैं और इनको एहसास। और मैं आपको एक और मैं आपके तवज्जुह से अपनी अवाम जो मंडी बहाउद्दीन की यूथ है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा अगर आप समझते हैं कि इस हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है, 31 अक्टूबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क़यादत है जनाब सिराजुल हक साहब की क़यादत में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है। हम इमरान खान से हिसाब लेने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों को गुमराह किया। उन्होंने नाच गानों पे लगा के हमें कहा कि 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 50 लाख घर मिलेंगे। हम आप हमारा साथ दें, इंतजार किया जाएगा। तो आपने भी क्या बताया? अच्छा मलिक साहब, आप चिले वाली और जंतर मंतर वाली क्या बात कर रहे थे? सर देखिए बात ये है कि एक बंदे के बाद तो आवाम तक पहुंचने दें। तो आप बात करने देना, जब हम लोग बात करते हैं आप बीच में बोलते हैं। देखिए हमारा जो मुल्क है ना ये तावीज घंटों से चलाया जा रहा है। दोबारा जी आप तो अच्छा आज वो समरी पे सर हमें अफसोस होता है जब आवाम इनसे बात करती है ना कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप हंस के दिखा देते हैं, आप कहते हैं आप पागल हो। और यार आपको लाने वाले अवाम है वो आज पछता रहे हैं। आज वो आप ये कभी कौंसिलर बनने के लायक भी नहीं होंगे। एक बात करूंगा सिर्फ इमरान खान साहब की तरह सर यही हाल है। किसने लेके आए? आपने खुद कहा मैं इसलिए तब्दीली लाना चाहता हूँ ताकि मैं शादी कर सकूं। सर मेरी ये है वो तब्दीली है ना। नहीं शादी हमने कहा है तवीज में सिर्फ एक बात तवीज में सिर्फ एक बात करूंगा कि शादी का मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बच्चों की और बच्चों की अब शादी ही नहीं हो रही। ये करना सिर्फ मकसद है या शोर करना मकसद है सर, रेटिंग लेना मकसद है। जब ये पीटीआई की हुकूमत आई थी ना, मैंने सबसे पहले एक प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने तवीज की बात की तो सबने इस स्टूडियो में बैठ के जनाब जब पिंकी पीरनी साहबा आई थी तो वो तवीज़ों के बेस पर सर मेरी बात सुन ले, सर मेरी बात सुन ले, सर मैं आपके दलील से सर मेरी बात सुन ले, सर आज भी ये हुकूमत आज भी बनी गाला में 2 कमरे ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ तवीज़ों का काम हो रहा है, मरी में 2 कमरे ऐसे हैं जहाँ पे तवीज़ों का काम हो रहा है। यार सर ये हुकूमत ये मुल्क तवीज़ों पे चल रहा है, यहाँ पे वज़ारा का सिलेक्शन तवीज़ों पे हो रहा है। आपके बाद इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, मरियम नवाज भी एक आदमी खामोश करवाएं। अच्छा ये दोनों साइडों पे मसला है जो महंगाई का प्रोग्राम मेहरबानी करें ना, आप ऐसे तो ना करें यहाँ पे तो हुक्मरान नहीं। अच्छा आपने ख्वाजा सनाओ के लिए भी वैसे इस मुल्क ख्वाजा सनाओ को भी छोड़ डालना है आपने, बात है कोई इलाज है नहीं। अच्छा बात सुनिए इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, हुकूमत की 3.5 साल की कारकर्दगी भी आपके सामने है, महंगाई का जो तूफान है वो भी आपके सामने है, गैस जो है वो आजकल सिरे से आ ही नहीं रही घरों में, सुई गैस जो है वो इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग उसकी की जा रही है। क्या देखते हैं मुस्तकबिल क्या है पीटीआई का? अच्छा आप जारी रहे। ये इन्होंने महंगे मुआहदे भी गैस की ये भी आप उठ जाए साहब प्रोग्राम में, साल पहले आप कैसे ड्रामे करते हैं यार, प्रोग्राम को तबाह कर देते हैं आप। लाइव जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? आपको ऐसे नहीं यार प्रॉब्लम उठ जाए। मैं बात कर आप निजाम के खिलाफ बोल रहे हैं, हर चीज। अच्छा उठाने वाले प्लीज कूल डाउन यार, प्लीज आप कौन होते हैं उठाने वाले? हम किसी को नहीं गैस राजा साहब प्लीज आप मौका दें, मौका दें आप अच्छा प्लीज आप बात करें, मैं बात कर सकता हूँ, मैं लाजिक के साथ। अच्छा बात करें, आप कोई निजाम में ये वो फजूल बातें कर रहे हैं, मेजबान तो नहीं है ना, आप मेहमान हैं। गुजारिश ये है कि लाजिक से बात होनी चाहिए। तो मेजबान जो होता है बेज़बान होता है। इस वक्त जो कोरोना के हवाले से पीटीआई अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, महंगाई के हवाले से, यकीन जानिए कोरोना में जिस तरह पीटीआई के वज़रान ने अवाम को लूटा, सैनिटाइज़र के नाम पे, उसके अलावा दवाइयों के नाम पे,
मास्क के नाम पे इन्होंने ठेके लिए हुए थे और ये हुकूमत को अवाम से पैसे लूटने का बहाना बनाया हुआ है। जब कभी भी ऐसी जुल्म की हुकूमत तारीख में आई है रऊफ साहब, वो कभी कायम नहीं हुई। आपका सवाल यही था कि आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। ये कानून फितरत है कि जब हुकूमत जुल्म के, वो कहते हैं हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती, कुफर की रह सकती है। इस वक्त ये हुकूमत बिल्कुल जुल्म करने पे आ चुकी है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पहले चोर डाकू लूटते थे, आज जो हुक्मरान हैं वो लूट रहे हैं बिजली के नाम पे। कोई पता नहीं कितने यूनिट हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देखिए ना, एक मजाक कौम के साथ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो मीटर हमारे बिजली के चल रहे हैं ना, इसमें जो एक यूनिट है ना जिसका वेट मतलब उसकी होना चाहिए इतने टाइम में, वो 65% है। एक यूनिट की बजाय हम पौने से भी कम यूनिट जलाते हैं जिसकी वो कीमत हमसे वसूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन किसी को असर नहीं होता। इसी तरह आप जो ओजान हैं उनको देख लें, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम। अच्छा, बोरियां जो हैं पहले होती थी मतलब 50 किलो की, अब 48 किलो 45 किलो की। हर चीज़ पे ऐसा एक सिस्टम आ गया जिसको हम सिर्फ और सिर्फ डकैती कह सकते हैं। जो हुकूमत खुद तरगीब देती है अपने मुलाजमीन को, अपने नुमाइंदगान को, अपने वज़रा को, अपने MNAs को कि अवाम की जेबों से पैसा कैसे निकालना है, वो कितनी देर कायम रह सकती है। अब इसकी दो सूरतें हैं, तारीख जो बताती है हमें, या तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आते हैं या फिर अवाम जो है वो उठ खड़ी होती है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, अवाम से मुखातिब हूँ, एक बात कन्फर्म है कि ये जिल्लत सदा अवाम के मुकद्दर में नहीं रहनी। आपने हिम्मत करनी है तो ये जिल्लत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसे ड्रामे करने हैं, शुगल बनाने हैं, बहसें करनी हैं, अमल नहीं करना, तो फिर आपने ऐसे इसी चक्की में पिसना है। या फिर ऐसे लोग आ जाएं, अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हो जाए और अपना कोई अजाब नाजिल कर दे तो ये निज़ाम ख़त्म हो। लेकिन मैं आज भी तवक्को अवाम से रखता हूँ, इनके उन इदारों से जिनमें मुखलस लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि ये सारे टॉप लेवल के लोग दूसरी दुनिया के आगे, तागूती ताकतों के आगे बिके हुए हैं, ये अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। आज किरदार अदा करने का वक्त है, आज हुसैन की ज़रूरत है, आज मुजाहिदीन की ज़रूरत है। पाकिस्तानी अवाम को आज बचा लीजिए अगर पाकिस्तान को बचाना है। अगर पाकिस्तानी ये किसको कह रहे हैं आप? तो अवाम से बात होते हैं। मैंने जिसको कहा है ना सर, गुजारिश है पाकिस्तानी इदारों का नाम लिया है। आप टॉक शो कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सुने ना, राज साहब को ये समझाए ना जरा थोड़ा। बात ये है कि मैंने जिन तक पैगाम पहुंचाया है पहुंच गया। अच्छा पैगाम पहुंचाया है। अच्छा महमूद अल हसन साहब, अब आपका क्या एजेंडा है आपकी हुकूमत का कि कितना दौरानिया रह गया? 1.5 साल रह गया तकरीबन। हाँ जी, दौरानिया तो ये अवाम तय करेगी कि नहीं देखिए इस दफा हुकूमत का दौरानिया जाहिर है वो अवाम से दूर हो गया, 1.5-2 साल रह गया ना, तो क्या ऐसा करने वाले हैं कि अवाम आपसे मुतमिन हो जाएगी तो आपको दोबारा इक़्तिदार देगी? क्या 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 हिकमत अमली है? डेवलपमेंट काम स्टार्ट हो चुके हैं जी। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आपने देखा होगा, ये जो कह रहे हैं कि गड्ढे खुदे हुए हैं, जाहिर है इन्होंने पिछले 10-15 सालों में इन सड़कों की हालत बेहतर नहीं की, हम उन्हें कर रहे हैं। हॉस्पिटल इन्होंने DHQ वो नहीं बनाया था। 3 साल आप सोए रहे हैं, कम से कम बात करना सोए रहने का या नाम सोए रहने का ये मतलब नहीं है कि हम अब काम कर रहे हैं तो उसको जो काम ठीक हो रहा है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए बंदे को। और इंशाल्लाह ताला महंगाई भी नीचे आएगी, ये सारी चीजें बेहतर होंगी, डॉलर बेहतर होगा। असल में जो रिजल्ट होता है उसमें सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जो एंड होता है, ठीक है, जो एंड आप देखेंगे इस हुकूमत का वो इतना अच्छा होगा, इतना बेहतर होगा, अवाम इतने रिलीफ में होगी कि वो हमें दोबारा इलेक्ट करेगी इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है, यानी कि इतना कुछ सारा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये एंड की बात करते हैं। आपको याद होगा सऊदी अरब इन्होंने कहा था, पहले राज की बात करते हैं, अपनी बातों से घूम जाते हैं। वो एक स्टोरी होती थी ना, झूठ बोलने वालों की एक मजीद सवाल, दीवार तक लग जाती है। एक मजीद सीधी सी बात है, ये बातें नहीं होती है सारी। ये पूरे शहर में सुबह से लेकर शाम तक सुई गैस नहीं होती, लोड शेडिंग की जाती है, इसकी क्या वजह है?
मतलब गैस की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। इसके तो आप हुकूमत में है ना, जवाब दें आवाम को। मैं अभी इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर इसका परसों आप क्या नहीं देखें आप नेक्स्ट प्रोग्राम में बिल्कुल ना बताएं, आप नेक्स्ट प्रोग्राम में बिल्कुल ना बताएं। आपके जो हुक्मरान बाला यानी कि जो मेन बॉडी आपकी है, आप उन तक ये बात पहुंचाएं कि अवाम तकलीफ में है शहर की। बताएं कि अवाम सिसक रही है, वो बेचारी परेशान सर ये क्या क्या बताएंगे, किस चीज पे बताएंगे, किस चीज पे आप यार नहीं जो गैस को खुद चोरी कर रहे हैं वो बताएंगे, उनको चोरों को बताएंगे। छोड़ दे, हुकूमत छोड़ देगा। आप तो चोरी की बात ही ना करें। अच्छा बात करेंगे, आप कुछ साबित नहीं कर सकते। राजा जुल्फ़िकार साहब, अब आप चोरों को पकड़ेंगे। सिर्फ जमात सलामी सादक अमीन है, बाकी कोई जमात नहीं। अच्छा राजा जुल्फ़िकार साहब, आपकी वोट इकट्ठे करके नून लीग को दे देते। आपकी जमात हम पाकिस्तान बचाने की बात करते हैं, जमहूरियत को बचाने की बात करते हैं। आप हमारी बातें करते हैं। एक सेनेट की सीट पे अच्छा राजा साहब बात सुन ले, तुसी चाह पूरा ला लो, फिर सवाल करते हैं, मेरी तो प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी क्या बिलावल हुकूमत में आ रहे हैं? क्या आपने इतनी जो है वो वर्क कर लिया है कि आने वाली हुकूमत आपकी जमात की होगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा पहली बात तो यह कि हम जिस तरफ जाते हैं ना, आगे पीछे आप पाकिस्तान में, तो लोग अक्सरियत यही कहते हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। ये तो लोगों का एक ज़हन, एक माइंड जो है वो बन चुका है। काफ़ी जगहों पे ये बात हो रही है कि अगली हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इसी वजह से PTI के बेशुमार MPA MNA वज़ीर हमारे साथ राब्ते में भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम आखिर पर आएंगे, तो उसके अलावा देखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तो बात का मसला है, अभी हमारा पहला मसला है। अच्छा बात राय साहब, दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन सिग्नल कहीं से मिलता है, कहते हैं कि वो आपको ग्रीन सिग्नल मिला है, कहते हैं उसके बिना, ग्रीन सिग्नल के बिना पाकिस्तान में या अंपायर की उंगली की वो बात होती थी, हुकूमत बनना मुश्किल होती है। तो लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो मैंने आपसे बात की, मैंने कहा कि लोगों से जो सुना है, क्योंकि मेरी तो किसी ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल आजकल आप कई जो लोग ये समझ रहे हैं, मरीम नवाज साहबा हैं, उनका बयानिया थोड़ा चेंज हुआ है। क्या कोई बातें भी चल रही हैं कि कोई बात वगैरह चल रही है? तो क्या आपको कोई नज़र आ रहा है, कोई सिग्नल इशारा मिल गया? जी मलिक साहब देखें, जिस तरह जो हालात मुल्क में हो चुके हुए हैं और जिस तरह नून लीग ने अब ऐलान भी कर दिया PDM के प्लेटफॉर्म से कि हर ज़िले में, हर सिटी में, हर शहर में, हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाई जाएगी महंगाई के ख़िलाफ़ और एहतजाज किया जाएगा, और ये एहतजाज तूल भी पकड़ेगा और ये एक बहुत बड़े धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। तो उसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें इसमें वाज़ह हो चुकी हुई हैं कि जो अवाम है, अवाम के ज़ोर पर और अवाम के वोट से ही नून लीग का जो बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो, उसी बयानिए के तहत ही नून लीग आगे आएगी। और नवाज शरीफ अभी तक अपने बयानिए पे कायम दायम है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अवाम जो है नवाज शरीफ के बयानिए को मज़ीद तक़वियत भी दे रही है और देगी। और स्पेशली देखें ना, कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो पिछली हुकूमत की इससे 100 दर्जे बेहतर थी। PTI के जो रहनुमा हैं वो चले गए हैं, लेकिन मैं उनसे अगर ये भी सवाल ज़रूर कर लेता, उनको शायद कोई एमरजेंसी बन गई है, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग की कारकर्दगी बेहतर है और उसी बुनियाद पर हम इंशाअल्लाह ताला जो है एहतजाज भी कर रहे हैं। और अब हमारा वक्त भी है और इंशाअल्लाह ये हुकूमत जो है ना, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, जितनी मेरी सियासी बतौर एक वर्कर बसीरत है, कि ये हुकूमत तकरीबन 6-7 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी और इसी एहतजाज। अच्छा, DGISI की जो तैनाती है उस पे आपका क्या बयानिया है? सर देखें, DGISI का जो बयानिया है वो बिल्कुल एक सिलेक्टेड था। ये जो इसमें जो इमरान नियाजी साहब की तरफ से जो हुआ है वो सिर्फ ड्रामा था। बाकी जो सिलेक्शन हो जाती है वो ही होती है और वही होनी है और वो होकर रहनी है। और मेरे ख्याल में देखें ना, जो बयानिया ये कानूनी बात है। एक मिनट, आपकी मरियम नवाज ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, बेशक ये वाकया ही वज़ीर आज़म का है, लेकिन उसको क्योंकि इन्होंने ऐसा करते हैं इसलिए हम लोग उसका साथ किस तरह दें? सर मैं उसी बात पे आ रहा था कि देखिए ना, हमारा बयानिया जो है वो सिर्फ इसी बात पर है कि वोट को इज्जत का मतलब ही ये है कि जो अदारों की जो एक पार्लियामान में होती है इंटरफेरेंस, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो बिल्कुल जो है मुल्क का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे और जो जिस सीट पे जो जिस आयल होगा उसको उस की बुनियाद पर जो है उसकी सिलेक्शन हो जाए।
और मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाए तो एक अच्छे बंदे को, और सिर्फ एक असल में जो चंद अदारे हैं जो मुल्क को जो रद्दोबदल करते हैं, उनका सिर्फ वो अपने मफादात वाले लोग ही आगे लाते हैं। उस वजह से ये सारा निज़ाम जो धर्म भरम है, और उसके लिए नवाज शरीफ ने अपने आप को जो है वो परदेश में कैद करवाया हुआ है। आज भी अगर नवाज शरीफ को मेरे ख्याल में इंसाफ मिले तो नवाज शरीफ आज ही आ जाए, लेकिन अगर इंसाफ की आवाज़ हो तो फिर नवाज शरीफ बिल्कुल। मलिक फ़ारूक साहब, आपकी जमात इस्लामी ये जो नया धरनों का सिलसिला शुरू हो गया है, ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या रोल किरदार अदा करने जा रही है? देखें मलिक साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे पाक साफ और सादक अमीन जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखें, हमारा मकसद जो है पार्लियामेंट में आने का क्या है? हमारा मकसद तो अवाम को शऊर बेदार करना है। आप ये देखें, अगर जमात इस्लामी जैसी जमात पार्लियामेंट में ना हो, आप यकीन करें ये जो जालिम लुटेरे, जो ये वडेरे लोग हैं, आपको कहीं यहाँ से गुजरने ना दें। ये हम ही लोग हैं जो हम उनके सामने सीसा पुलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अवाम हमें मुंतखब करती है, और जो कि मैं कहता रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने तब्दीली को भी आजमा लिया, आपने पिछली हुकूमतों को भी आजमाया, खुदारा जमात इस्लामी को आजमाए। आप ये देखें, आप अपने साथ भी धोखा करते हैं। आम ये बात है, आप लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी सबसे अच्छी जमात है। यार आप वोट नहीं देते, खुदारा इस पे भी तवज्जो दें। आप वोट एक दफा जमात इस्लामी को देके देखें, आपकी जो इंशाल्लाह ताला जो ख्वाहिशात हैं, आपकी मदीना रियासत इंशाल्लाह जमात इस्लामी बनाएगी। और हमारा, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, 31 अक्टूबर को जमात इस्लामी बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है इस्लामाबाद में। हम इमरान खान साहब से तमाम वो उन्होंने जो वादे किए थे, लॉलीपॉप जो दिए हैं, वो पूछने जा रहे हैं वो किधर है। हम इसलिए, और फिर एक मलिक साहब यहाँ मैं छोटी सी एक बात करना चाह रहा हूँ, एज ए जमात इस्लामी, और मैं अंजमन ताजरान का नायब सदर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मंडी बहाउद्दीन वालों के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह जो हमारी अंजमन ताजरान है बहुत जल्द महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह ताला मंडी बहाउद्दीन में भी एहतजाज करने जा रही है। और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक, आपकी उमंगों के मुताबिक इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे, आप भी हमारा साथ दें। इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, आइंदा आने वाली हुकूमत आप किसकी देख रहे हैं? क्या हुकूमत जाती आपको नज़र आ रही है? क्या ये जो जमातें सारी मिल के धरने वगैरह शुरू कर दी हैं, एहतजाज शुरू कर दी हैं, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, क्या आवाम जाग जाएगी, इनका साथ देगी? और क्या इनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? और क्या ये हुकूमत चली जाएगी? और आखिरी क्वेश्चन ये भी होगा कि अगली हुकूमत आप कौन सी देख रहे हैं? ये गुजारिश ये है, एक तो नाज़रीन देख रहे हैं अभी कि एक पार्टी यहाँ से गई है तो स्टूडियो में ज़रा सुकून हो गया है, और मेरे ख्याल में अगर ये पार्टी हुकूमत से भी निकल जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सुकून तो हो सकता है। ये गुजारिश ये कि ये सारे राजे साहब भी शोर डाल रहे थे, भट्टी साहब भी डाल रहे थे, लेकिन उसकी बुनियाद थी PTI, उनके नुमाइंदे महमूद उल हसन साहब। इसी तरह पाकिस्तान में जो शोर डाला हुआ है उसकी मुराद सब की इमरान खान है, शायद चला जाए तो अमन सुकून तो आ सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे ये शोर ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं रहा सब आ रहा। तो कोई सिग्नल वगैरह इन जमातों को सिग्नल वगैरह नहीं मिला है? करता हूँ जी, सिग्नल इनके पास अभी कुछ भी नहीं है। तो ये महंगाई क्या आवाम जाग जाएगी, ले डूबेगी इस हुकूमत को? अब ये डिपेंड करता है उस स्ट्रगल पे जो आवाम अपने हकूक़ के लिए अगर बाहर निकलती है तो फिर हुकूमत को जाना भी पड़ सकता है, लेकिन उसमें आज आके फिर भी फौज को टेक ओवर करना पड़ेगा। आने वाली हुकूमत किसकी देख रहे हैं? क्या मतलब है, कोई साजबाज होने जा रहा है? ये ऐसे समझ लें कि मिक्स हुकूमत आ रही है मुझे, शायद अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तरफ कुछ सिग्नल हल्के फुल्के कुछ नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान शायद PMLN को दिया जाए, उसके साथ बाकी जमातों को, लेकिन उसमें कोई माइनस का फार्मूला होगा, मरियम या नवाज शरीफ माइनस गया ना जी। जब शहबाज शरीफ अगर आ गया PM पे तो फिर क्योंकि कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ जो है वो इंतजामिया के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने डन नहीं किया क्योंकि पार्टी पूरी की ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। लेकिन कुछ लॉबी ऐसी हैं जो मुज़ाकरात भी कर रही हैं उन ताकूती ताकतों से भी और उन इदारों से भी जो सपोर्ट करते हैं, तो
तो उनमें मुज़ाकरात चल रहे हैं माइनस पे। देखिए, एक तो ये है। दूसरे नंबर पे जो मौजूदा सेटअप है, इसमें से चंद लोग, क्योंकि ये सरकारी लोग हैं, ये हर हुकूमत में होते हैं। वैसे हम तो पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी को बदनाम करते हैं। ये आप देख लेना, ये सारे के सारे वही इजारादार और वडेरे लोग जो पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, वो छोड़ के पीटीआई में जा रहे हैं, पीटीआई वाले नून में जाएंगे। इलेक्टेबल लोग हैं ये, इनके हाथ में हुकूमत है। मेरा आवाम को मुखातब करने का हमेशा ये मकसद होता है कि जब तक आप इन इजारादारों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, हुकूमत में तब्दीली, शक्ल की तब्दीली, वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली आपको फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा। इसलिए मेरे पास एक प्रॉपर निज़ाम है जो मैंने मुशर्रफ दौर में तहरीर किया था जी। वो है सदारती। इंजुआ साहब के पास प्रॉपर सदारती निज़ाम है जी। तो आप अहबाब ने प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की सारी पार्टियों का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आ जाए, कोई ऐसा आ जाए जो पाकिस्तान में आम आदमी को जो है वो रिलीफ दे, आम बंदे को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी ख़त्म हो और सारे हमारे मुल्क के मसले मसाइल ख़त्म हो और पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। गलती गुस्ताखी माफ़। तमाम अहबाब का स्टूडियो में तशरीफ़ लाने पर शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मलक रोज़ ज़ुबैर को 94 से इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह इतवार को दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।